कभी सोचा है कि एक जंगल, एक तालाब या अपने बगीचे में भी जिंदगी का ये पूरा ताना बाना आखिर बुना कैसे जाता है? आज हम इसी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमारी जगह असल में है कहाँ। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे पारितंत्र के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। फिर समझेंगे कि एनर्जी कैसे बहती है और ये फूड वेब्स मतलब खाद्य जाल कैसे बनते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा यानी इंसानों का पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है और ये कचरे की जो चुनौती है वो कितनी बड़ी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पारितंत्र की, यानी इकोसिस्टम की। ये जीवन का संतुलन आखिर है क्या? देखिए, एक पारितंत्र का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे और जानवरों का एक झुंड नहीं होता। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक डायनामिक सिस्टम है जहां हर जिंदा चीज, चाहे वो एक बड़ा सा पेड़ हो या एक छोटा सा बैक्टीरिया, अपने आसपास की बेजान चीजों जैसे हवा, पानी, मिट्टी, इन सब के साथ लगातार इंटरैक्ट करती रहती है। ये एक कॉम्प्लेक्स डांस जैसा है जिसमें हर किसी का अपना एक जरूरी रोल है। इसको और आसानी से समझते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में दो तरह की चीजें होती हैं। एक तरफ हैं बायोटिक या सजीव चीजें जैसे कि पौधे, जानवर, और दूसरी तरफ हैं एबायोटिक यानी निर्जीव चीजें जैसे तापमान, बारिश, मिट्टी। और कमाल की बात यह है कि एक के बिना दूसरे का कोई वजूद ही नहीं है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। अच्छा, पर सवाल ये है कि इन सभी जिंदा और बेजान चीजों को एक साथ चलाता क्या है? जवाब है एनर्जी, यानी ऊर्जा। तो अब समझते हैं कि ये एनर्जी किसी भी इकोसिस्टम में आखिर बहती कैसे है। एनर्जी का जो ये फ्लो है ना, वो एक पिरामिड की तरह होता है। सबसे नीचे बेस पर होते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी पेड़ पौधे जो सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं। अब जब कोई शाकाहारी इन पौधों को खाता है तो वो बन जाता है प्राइमरी कंज्यूमर। और फिर जब कोई मांसाहारी उस शाकाहारी को खा लेता है तो वो कहलाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो एनर्जी बस ऐसे ही एक लेवल से दूसरे लेवल पर ऊपर जाती रहती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। हर लेवल पर बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। असल में एक लेवल से अगले लेवल तक सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही पहुंच पाती है। बाकी की 90% तो गर्मी यानी हीट के रूप में खत्म हो जाती है। और इसी 10% के नियम की वजह से ही फूड चेन्स कभी बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती। सोच कर देखिए, अगर पौधों में 1000 यूनिट एनर्जी है तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी को मिलेगी सिर्फ 100 यूनिट, उसे खाने वाले को मिलेगी सिर्फ 10 यूनिट, और सबसे ऊपर वाले शिकारी तक पहुंचते पहुंचते बचेगी सिर्फ 1 यूनिट। यही वजह है कि टॉप पर बैठे शिकारियों की संख्या हमेशा कम होती है। तो अब ये तो समझ आ गया कि एनर्जी एक जीव से दूसरे तक कैसे जाती है। अब इस लेन वेन को समझने के दो तरीके हैं। एक है सिंपल फूड चेन और दूसरा है कॉम्प्लेक्स फूड वेब। फूड चेन मतलब ऊर्जा का एक सीधा साधा लीनियर रास्ता, जैसे कि घास को हिरण ने खाया और फिर हिरण को बाघ ने खा लिया। एकदम सीधी लाइन। समझने में बहुत आसान है, लेकिन असलियत इतनी सीधी नहीं होती। हकीकत में प्रकृति सीधी लाइन में काम नहीं करती। ज्यादातर जानवर सिर्फ एक ही तरह का खाना नहीं खाते। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है फूड वेब का। ये कई सारी फूड चेन्स का एक उलझा हुआ नेटवर्क है, एक जाल है जो हमें दिखाता है कि असल में प्रकृति कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है। तो इस पूरे जाल में 3 मेन प्लेयर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स जो खाना बनाते हैं यानी पौधे, कंज्यूमर्स जो दूसरों को खाकर एनर्जी लेते हैं, लेकिन एक तीसरा और बहुत जरूरी खिलाड़ी भी है जो अक्सर हमें दिखता नहीं, डीकंपोजर्स जैसे बैक्टीरिया और फंगस। ये मरे हुए जीवों को सड़ा गलाकर सारे न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे ये पूरा साइकिल चलता रहता है। तो ये तो हुआ प्रकृति का वो बैलेंस डिजाइन जो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन अब इस कहानी में एक नए किरदार की एंट्री हुई है, इंसान। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी एक्टिविटीज इस पूरे बैलेंस को कैसे बिगाड़ रही हैं। हमारा एक सबसे खतरनाक असर ऐसा है जो आंखों से दिखता भी नहीं। इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। होता क्या है कि जब हम खेतों में कीटनाशक जैसे केमिकल डालते हैं तो वो खत्म नहीं होते। वो पानी में घुल जाते हैं, पानी से छोटी मछलियों में जाते हैं, और फिर जब बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है तो ये केमिकल बड़ी मछली के शरीर में और भी ज्यादा मात्रा में जमा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फूड चेन में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, इन केमिकल्स की मात्रा बढ़ती जाती है। और क्योंकि इंसान ज्यादातर फूड चेन्स में सबसे ऊपर होते हैं, इन खतरनाक केमिकल्स की सबसे ज्यादा मात्रा हमारे ही शरीर में जमा हो जाती है।
ये वाकई में एक बहुत गंभीर बात है। और ये असर सिर्फ हमारे खाने तक ही सीमित नहीं है। हमारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ उस हवा पर भी असर डाल रही हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, और ख़ास तौर पर हमारे प्लैनेट के सुरक्षा कवच पर, यानी ओजोन लेयर पर। ये ओजोन लेयर एक तरह से हमारी पृथ्वी का नेचुरल सनस्क्रीन है। ये एटमॉस्फेयर में ऊपर एक पतली सी परत है जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों यानी यूवी रेज से बचाती है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन लगभग नामुमकिन होता, लेकिन कुछ इंसानों के बनाए केमिकल्स ने इस सुरक्षा कवच में छेद करना शुरू कर दिया था। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या शॉर्ट में कहें तो CFCs। ये वो केमिकल्स थे जो पहले फ्रिज, AC और स्प्रे कैन्स में बहुत इस्तेमाल होते थे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जब दुनिया को इस खतरे का एहसास हुआ तो सभी देशों ने मिलकर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया और इन केमिकल्स को धीरे धीरे बंद करने पर राजी हो गए। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि अगर हम चाहें तो मिलकर बदलाव ला सकते हैं। और अब आखिर में बात करते हैं उस चुनौती की जिसे हम सब मिलके हर रोज पैदा करते हैं, कचरा। लेकिन सारा कचरा एक जैसा नहीं होता। इसे हम दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल कचरा, जैसे सब्जियों के छिलके। इसे तो प्रकृति खुद ब खुद मिट्टी में मिला देती है। लेकिन दूसरी तरफ है नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा, जैसे कि प्लास्टिक। ये वो कचरा है जो सैकड़ों हजारों साल तक जस का तस पड़ा रहता है और हमारे पर्यावरण को जहरीला बनाता है। हमारी रोज की जिंदगी में हम दोनों तरह का कचरा निकालते हैं। कागज, बचा हुआ खाना, ये सब तो ठीक है, प्रकृति इसे मैनेज कर लेती है। लेकिन प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें, पैकेजिंग, ये असली और लंबे समय तक टिकने वाली प्रॉब्लम है। ये कहीं नहीं जाती। हमारी आज की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो यूज एंड थ्रो के कल्चर पर टिकी है, उसकी एक बहुत बड़ी कीमत हमारा पर्यावरण चुका रहा है। हम अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए अपने ही प्लैनेट का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि हमारा पर्यावरण एक बहुत ही नाजुक, आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है, और हमारे काम, चाहे वो प्रदूषण हो, केमिकल्स का इस्तेमाल हो या कचरा फैलाना हो, इन सब के नतीजे होते हैं जो इस प्लैनेट को बीमार कर रहे हैं। इन कनेक्शंस को समझना ही अपने असर को कम करने की तरफ पहला कदम है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है, जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है, हम अपनी रोज की आदतों को ऐसा कैसे बना सकते हैं कि वो पर्यावरण के साथ काम करें, उसके खिलाफ नहीं? और इसका जवाब हम में से हर एक को अपने अंदर ही खोजना होगा।